गाइस, वेलकम टू माय चैनल द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आप सबकी द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरी एक बहुत ही पुरानी फेवरेट एक्ट्रेस का, जिसका आपने थंबनेल में नाम वाम पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, फिर भी मैं नाम बता ही देती हूँ। वो है अमीषा पटेल। अमीषा पटेल का लॉन्च हुआ था सन 2000 में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट, और वो फिल्म थी कहो ना प्यार है। मुझे पर्सनली उस वक्त अमीषा बड़ी पसंद आई थी। एकदम बार्बी डॉल जैसी मुझे वो लगती थी। उनका ड्रेस सेंस, डांसिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग स्किल्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं देखूं, हालांकि उस ज़माने में नेपोटिज़म के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन अगर देखा जाए तो अमीषा जो थी वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी, और वो उस वक्त लॉन्च हुई जहाँ पर और भी बहुत सारी नेपो डॉटर्स लॉन्च हो रही थी, जैसे करीना कपूर, ईशा देओल, ये सब बारी बारी करके लॉन्च हो रही थी। और कुछ उसमें एक नाम प्रियंका चोपड़ा का भी मैं कहूँगी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा नेपोटिज़म के कोटे से नहीं आती है, लेकिन फिर भी उस वक्त प्रियंका चोपड़ा की भी काफ़ी हाइप हो रही थी, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड जीत चुकी थी। तो ये तो तय था कि ये भी जो हैं ये आगे जाकर समय में जो है फिल्मों में काम करेंगी। और एक संजोगवश बात ये है कि प्रियंका को फिल्म हमराज, जो कि 2002 में आई थी, अब्बास मस्तान ने बनाई थी, वो प्रियंका चोपड़ा को ज़रूर ऑफ़र गई थी। बट उस वक्त क्योंकि वो एक पैजेंट जीती थी और उसके कुछ वक्त तक उनको कोई फिल्में नहीं करनी थी, ऐसा मैंने सुना था प्रियंका के ही शायद इंटरव्यू में, एक रेडियो इंटरव्यू में। पहले रेडियो में भी इंटरव्यूज़ वगैरह आते थे स्टार्स के, और एक ज़माने में मैं रेडियो बहुत सुनती थी, तो मुझे पता चला था। तो आप देख सकते हैं कि रातों रात अमीषा बहुत बड़ी स्टार बन गई, और एक के बाद एक उनकी कई फिल्में हिट हुई। वो बात अलग है कि बहुत शॉर्ट पीरियड जो है अमीषा ने सक्सेस का देखा, और उसके बाद अमीषा का जो वक्त ऐसा बुरा आया, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। मैं बात करूँगी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी पर्सनल लाइफ में जो उनके फट्टे थे ना, वो उनके अपने खून के साथ, यानी कि अपने माँ बाप के साथ रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी बच्चे आते हैं उनके सारे फाइनेंस उनके पेरेंट्स ही देखते हैं। मैंने प्रियंका चोपड़ा का भी बहुत साल पहले एक इंटरव्यू देखा था टीवी पे, जहां वो बता रही थी कि मैं काम करती हूँ, बस चली जाती हूँ, बाकी सब कुछ जो है मेरा फाइनेंस है, सब है, वो मेरे पेरेंट्स वगैरह सब हैंडल करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा देखना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। देखिए क्या होता है कि अब देखा जाए तो प्रियंका भी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी और अमीषा भी थी, और बस फ़र्क इतना था कि जो प्रियंका चोपड़ा हैं उनकी शायद फैमिली ने उनको सपोर्ट किया इस प्रोफेशन में आने के लिए, लेकिन अमीषा को नहीं सपोर्ट मिला, क्योंकि अमीषा के पेरेंट्स, स्पेशली फादर, अगेंस्ट थे। और आप देखिए कि जो अमीषा के जो फाइनेंस हैं वो उनके फादर के हाथ में थे। उन्होंने सिमी गरेवाल के शो में भी ये बताया कि मेरे फादर ने मेरे फ्यूचर के लिए उसे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जहाँ उनके फादर ने इन्वेस्ट किए थे वहाँ पर कुछ लॉस हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। देखिए ये होता है, बच्चे अक्सर माँ बाप की गलतियों को कैच करते हैं कि भाई जो चीज़ के लिए माँ बाप हम पे भरोसा नहीं करते, वो गलती आपने कर ली। आपको भरोसा नहीं है कि मैं अपना पैसा रख पाऊँगी, नहीं रख पाऊँगी, और आपने मेरा पैसा ही बर्बाद कर दिया। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दोनों को, क्योंकि इस प्रॉब्लम से दोनों के नुकसान होते हैं। औलाद को भी नुकसान ये भुगतना पड़ता है कि ये सब रंजिशों की वजह से उसके पेरेंट्स और उसके बीच का जो प्यार है, जो ट्रस्ट है, वो टूटता है। और माँ बाप के लिए भी बड़ा दुखी होता है कि बच्चा जो है हमें पॉइंट आउट कर रहा है, और अब बच्चा हमसे नाराज़ हो गया है, तो अब हम कैसे उसका ट्रस्ट जीते।
आई होप मैं आपको सही समझा पा रही हूँ कि ऐसे झगड़ों की वजह से माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप में बहुत खटास आ जाती है। और यहाँ तो मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया, जो मुझे लगता है अमीषा को नहीं करना चाहिए था। अब देखिए पुलिस पे वो क्यों गई, क्या रीज़न था, वो तो यही जाने। क्योंकि इंसान पुलिस के पास तब जाता है जब भाई उसके ऊपर बहुत सारा कोई थ्रेट हो या एक्सट्रीम लेवल का कोई प्रेशर हो। वो चाहती, ठीक है बहुत सारे बच्चे और माँ बाप में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले लो, तो वो अलग हो जाते हैं बिना साइलेंटली। बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते भी नहीं हैं। इंडिया में भी आजकल ये हो रहा है, फॉरेन में तो है ही। लेकिन इस तरह से पब्लिक में जब आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हो तो एक छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो ये अमीषा का जो ये इस तरह की जो एक एक्टिविटी थी या इस तरह का जो स्टेप था, वो अमीषा के लिए भी नुकसान बना। क्योंकि देखिए हम एक इंडियन मेंटालिटी के लोग हैं, हमारे यहाँ पर माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया है। माँ बाप होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे में जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हो तो कहीं ना कहीं पब्लिक की नज़र में आपकी जो इमेज है वो ख़राब होती है। तो ये बहुत बड़ा ये जो गलती थी जो अमीषा की रही। अमीषा की जो और एक पर्सनल गलती थी वो ये थी कि उसका एक अपने से बड़ी उम्र के डायरेक्टर के साथ में अफेयर। देखिए एक्ट्रेसेस का ये बड़ा ही प्रॉब्लम होता है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सो कॉल्ड प्रेम जाल में फंस जाती हैं। हालांकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए एक्ट्रेसेस एक टॉय गर्ल्स होती हैं जिनको उनको यूज़ करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बिस्तर पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, किसी भी तरीके से उनको उन एक्ट्रेसेस को यूज़ करना है। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस भी इस बात को समझती हैं, उनको लगता है यार चलो हम एक डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाएंगे तो हमारा भी इसमें पर्सनल फ़ायदा होगा, मतलब प्रोफेशनल फ़ायदा होगा, पर्सनल क्या होगा, तो वो भी साथ में रहती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि एक हाइप मिलेगी, एक तरह से लैमलाइट मिलेगी, लेकिन जब डायरेक्टर की ही करियर की लुटिया डूब रही हो तो वो फिर एक्ट्रेस का करियर क्या बनाएगा। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो है इनका रिलेशन टूटा और इनके फैमिली को भी शायद पसंद नहीं था। एक्चुअली क्या होता है ना, पेरेंट्स को पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स को जितना दिखता है इस इंडस्ट्री में झोल, उससे कई ज़्यादा झोल होते हैं जो ये बच्चे जानते हैं। लेकिन बच्चों को लत लगी हुई होती है कि हमें तो आगे बढ़ना है। और अमीषा भी अपने एक्टिंग करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो थी। अमीषा को ये लगता था कि मैं बेस्ट हूँ। देखिए अमीषा बेस्ट रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं रही, लेकिन अमीषा का सामना जो था बड़ी बड़ी नेपो धुरंधर और लड़कियों से रहा है। तो इस वजह से भी अमीषा को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। और अब मैं बात करूँ प्रोफेशनल फ्रंट की गलतियों की, तो अमीषा ने बहुत सारे कमेंट्स पास किए अपनी सीनियर एक्ट्रेसेस को, या सीनियर क्या, अपनी जो हैं कॉम्पिटिटर्स को मैं कहूँगी, क्योंकि उस ज़माने में बिपाशा भी लॉन्च हो गई थी सन 2001 में अजनबी से। उसके बाद बिपाशा की जिस्म मूवी आई, तो मुझे याद है अमीषा ने बोला था कि भाई मैं इस तरह के रोल तो कभी कर ही ना पाऊँ जिस तरह के रोल किए हैं। अरे मेरी जो कोई उनकी दादी थी या नानी थी उनको पसंद नहीं आएगा, कुछ उन्होंने इस तरह के इंटरव्यू में बात की थी। और करीना के साथ तो उनकी कैट फाइट जग जाहिर है। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि अमीषा भी वही कर रही है जो बिपाशा बासु ने जिस्म में किया था। बिपाशा ने जिस्म में जम के एक्सपोज किया था अपने आप को, अपने फिगर को काफ़ी हद तक फ्लॉन्ट किया था। तो आज अमीषा भी तो वही कर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीषा ने जो बिपाशा हैं उन्होंने फिल्मों में किया, और आज बिपाशा जो है वो एक घरेलू औरत बन गई हैं, मैरिड हैं, एक बच्चा है। और उधर अमीषा जो हैं वो सोशल मीडिया पे करती रहती हैं। आप देखिए अगर आप अमीषा का सोशल मीडिया अकाउंट उठाएं तो जिस तरह के पोजेस वो देती हैं, जिस तरह के एंगल से वो फ़ोटोएं खिंचवाती हैं, तो आप समझदार हैं। मैंने एक वीडियो कर रखा है कि एक्ट्रेसेस क्यों इस तरह के कपड़े पहनती हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है। मैंने उसे एक्सप्लेन किया है अपनी एक वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं।
तो अमीषा यही सब कर रही है। आज अमीषा जो है, देखा जाए तो कैसी ज़िंदगी जी रही है, वो कैसे सरवाइव कर रही है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और मैं कहूँगी कि इस प्रश्न में ही कहीं ना कहीं आंसर्स छुपे हुए हैं कि कैसे कैसे वो सरवाइव कर रही है। इतनी महंगी महंगी जगहों पे जाना, उनके पूरे खर्चे, उनका मेकअप, कपड़े, हर चीज़ तो ये ब्रांड पहनती हैं। और इनके पास इनके पैसों को लेकर भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। चेक बाउंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, कोई यहाँ कंप्लेंट कर रहा है, वहाँ कंप्लेंट कर रहा है। अमीषा का भाई भी जो है बॉलीवुड में एंट्री उसे मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अश्मित पटेल का भी करियर कोई अच्छा खासा चलता नहीं है। अश्मित को हम सब ने बिग बॉस सीज़न 4 में भी देखा है और काफ़ी ज़्यादा वो लैमलाइट बटोरी है। इनफैक्ट अमीषा पटेल को 2019 में बिग बॉस 13 में भी देखा गया एज अ मालकिन के तौर पर, लेकिन जब पब्लिक को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ये मालकिन है और आकर ये सिर्फ अश्लीलता फैला रही है, स्प्लिट्स विला के टास्क करवा रही है, कुछ ना कुछ कोई कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से जो अमीषा हैं वो भगली थी। फिर उनका नामो निशान ही शो से मिटा दिया गया। जबकि अमीषा एज अ कंटेस्टेंट अगर आती तो काफ़ी अच्छा वो कर सकती थी, लेकिन वो एज अ मालकिन बन के आई, जो मतलब हर हफ्ते कोई नया नया टास्क, और टास्क भी इतने वाहियात, इतने अश्लील, तो पब्लिक को ये पसंद नहीं आया। और काफ़ी ज़्यादा फिर रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए, मे बी इस वजह से उस पॉइंट को ही, उस सेक्शन को ही बिग बॉस के मेकर्स ने जो रिमूव कर दिया। फिर रातों रात अमीषा गायब हो गई। अमीषा की जो जर्नी अगर आप देखें तो अमीषा ने 2001 में एक फिल्म की थी गदर, और अमीषा ने खुद ने कहा था कि गदर ने गदर मचा दी, इतनी कामयाबी मिली, हमें अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि इतने साल बाद अमीषा पटेल की गदर 2 आती है और थैंकफुली वो उस फिल्म में थी। कैसी थी मैंने वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन उसमें तो कुछ ना कुछ तो उनका रोल होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अमीषा ने, आप देखिए कि उस फिल्म की हिट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में कि भाई उसने तो अपने बेटे के लिए फ़िल्म बनाई थी, ये थी, वो थी, वो थी। ये सारी बातें जो हैं अमीषा करती रहती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अमीषा को क्या अपने करियर को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। शी शुड बी क्वाइट हम्बल, शी शुड बी अपने आप को थोड़ा कि भाई मुझे काम मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमीषा जो है उसे अब काम की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का काम वो अब कर रही है उसमें वो शायद काफ़ी पैसे कमा रही है। अमीषा की दोस्ती एक वक्त पे संजय दत्त और उनकी वाइफ के साथ भी भरपूर मात्रा में थी, काफ़ी ज़्यादा मान्यता के साथ वो रहती थी और काफ़ी उनकी दोस्ती चर्चा में भी रही है। वो संजय दत्त के साथ भी बड़ा रही हैं एज अ फ्रेंडली और एज अ पता नहीं सिस्टर या क्या, पता नहीं। लेकिन फिर एक टाइम बाद उनकी दोस्ती भी टूट गई, कुछ फट्टा उनकी दोस्ती में भी पड़ा। तो अमीषा के बहुत सारे फट्टे इंडस्ट्री में रहे, लेकिन अब आप देखिए कि अमीषा कहने को इस इंडस्ट्री में है भी और नहीं भी। उनकी एक शायद कोई प्रोडक्शन फिल्म भी बन रही थी, देसी मैजिक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है, और इसका पैसा इनको आ कहाँ से रहा है। जबकि देखा जाए तो अमीषा कोई एंडोर्समेंट नहीं करती है, कोई एड्स वगैरह में भी नहीं दिखती है, लेकिन दिखती हैं तो पार्टीज़ में दिखती हैं जो उनके लिए कोई और ऑर्गेनाइज करता है, और वो शायद एज अ गेस्ट बन के जाती हैं। शायद मुझे जितना समझ में आया है कि वो पार्टियों में रहती हैं और वो खुद से ज़्यादा उनको पार्टी उनके लिए ऑर्गेनाइज होती है कि भाई उनको बुलाया जाता है, तो वो पार्टी अपने लिए अटेंड नहीं करने जाती, वो मतलब कि दूसरों के लिए अटेंड करने जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो अब आप समझ जाइए कि अमीषा क्या कर रही है। अमीषा का मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप लोगों ने पता नहीं बात नोट करी है या नहीं करी है, मैंने हमेशा अमीषा की आंखें देखी हैं। आप अगर अमीषा की जो गदर 2 की फ़िल्म के रिलीज़ के दौरान जो प्रमोशन में जो इंटरव्यूज़ अमीषा दे रही हैं, जहाँ जहाँ भी वो गई हैं, कपिल शर्मा के शो में, कहीं पर भी गई हैं, आप अमीषा का चेहरा देखिएगा और आंखें देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे कि
जो पहले अमीषा थी और अब की अमीषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बात अलग है कि अमीषा पहले भी बोलने से पहले सोचती नहीं थी और आज भी बोलने से पहले नहीं सोचती हैं। ठीक है, कई लोगों को लगेगा भाई वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन देखिए जिसको अगर बॉलीवुड में करियर बनाना होता है तो थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखता है, इतना मुंहफट नहीं होता है। वो मुंहफट तभी होता है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बैकअप हो। तो मुझे भी लगता है कि अमीषा के पीछे भी बहुत सारा बैकअप है और यही वजह है कि अब अमीषा को अपने करियर को लेकर इतनी पड़ी नहीं है, क्योंकि अमीषा काफ़ी अच्छा अर्न तो कर रही हैं, तभी तो इतने महंगे महंगी जगहों पे वो जाती हैं। और वो कोई उनकी जो फ़्लाइट्स होती हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी उनको प्राइवेट जो क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक क्लास बोलते हैं या हाई क्लास, जहाँ पर आपको काफ़ी प्राइवेसी मिलती है। इतनी महंगी महंगी टिकट्स पे खर्चा, तो इतना पैसा अमीषा अर्न कैसे कर रही है। तो हम लोग तो जाएंगे इकोनॉमिकल क्लास में जाएंगे और सबके साथ सीट शेयर करेंगे। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो, क्योंकि मैं इतना फ़्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करती तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से इतनी महंगी जो फ़र्स्ट क्लास सीट होती हैं, जैसे होता है ना ट्रेन के डब्बों में फ़र्स्ट क्लास में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ पर फुल एयर कंडीशन होता है और आप आराम से सोते हुए लेटते हुए प्राइवेसी को एंजॉय करते हुए जाते हैं, तो प्लेन में भी ये होता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इसकी जो टिकट्स हैं वो कितनी महंगी आती हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करती हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और मुझे कभी कभी अमीषा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अमीषा बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन ना उनको ढंग के रोल मिले, ना उनके टैलेंट को अच्छी तरह से लोगों ने यूज़ किया, बल्कि बहुत उनके साथ बुरा भी हुआ जो मुझे लगता है। और उन्होंने जो पंगे लिए हैं उसकी वजह से ये रहा है कि उनके हाथों से अच्छे अच्छे रोल्स छीने गए और जिन्हें शायद एक्टिंग आती भी नहीं थी उनकी तरफ रोल गए हैं। अब आप देखिए कि बिपाशा बासु ने भी आसपास ही डेब्यू किया था, लेकिन बिपाशा ने कितना अच्छा अपना एक सर्कल बनाया, कितना अच्छा एक मेंटेन किया, अपना एक रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन किया। और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, चाहे आपको अपनी मर्ज़ी से बनाने पड़ें, चाहे मजबूरी में बनाने पड़ें। और उन कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो जो हथकंडे आपको अपनाने पड़ते हैं वो सब अपनाते हैं, क्योंकि उनको एक करियर में आगे बढ़ना है। लेकिन अमीषा का रास्ता थोड़ा अलग रहा और काफ़ी अलग रहा। सो ये मेरी बहुत ही पुरानी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए मुझे दुख भी होता है कि मैंने क्या सोचा था इनके बारे में और क्या से क्या ये निकली। इनकी कई फिल्में बहुत अच्छी रही हैं, बट वही वाली बात है कि कुछ फिल्में रिलीज़ नहीं हुई और कुछ फिल्मों में वो चली नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये स्मार्ट नहीं थी या ये शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी, इन्होंने अच्छा खासा अपने आप को जो है वो वेल प्रेजेंट करती थी उस ज़माने में। लेकिन मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि जो जिस चीज़ों के लिए ये दूसरी एक्ट्रेसेस को पॉइंट आउट करती थी कि भाई मैं तो ऐसा कभी काम ही ना करूं, ये ना करूं, आज वो खुद फ्लॉन्ट कर रही हैं वही उस तरह की हरकतें ये सोशल मीडिया पे करती रहती हैं। और पार्टीज़ वगैरह ये आप देख सकती हैं कि ऑब्वियसली ये 49 ईयर्स की हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें भी इस तरह से अपने आप को मेंटेन करना, अपने ऊपर जिम जाना और अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, कितना कुछ अपने आप को जो है फिट रखना, तो ये काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। जिस तरह से लोग जिम जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं और वो चीज़ें भी बड़ी एक्सपेंसिव आती हैं। तो वो सब हाई प्रोफाइल लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये अर्न कैसे कर रही हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं शायद ठीक समझ पा रही हूँ, बट आई रियली फील बैड फॉर हर। और आप देख सकते हैं कि अक्सर माँ बाप को ब्लेम किया जाता है जब बच्चे इस प्रोफेशन में आकर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या वो किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो अक्सर माँ बाप को ब्लेम किया जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे जो हैं वो खुद अपने माँ बाप के बिहेवियर से सफोकेटेड फील करके जो है उनकी बात सुनते नहीं हैं
और शायद अमीषा के साथ भी यही हुआ। मे भी लोगों ने उसको कहा हो कि भाई तू एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, तू क्यों, क्या तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या तू अपने डिसीजन नहीं ले सकती। बात ये नहीं होती है, हर कोई इंसान अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना चाहता है। ये जो इंटेंशन है ये गलत नहीं है, लेकिन जब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपके सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, वो आप नहीं समझ सकते, उनके गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि अमीषा को अपनी फैमिली से पैचअप कर लेना चाहिए, क्योंकि पैचअप अगर वो नहीं करेंगी तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में आगे जाकर और भी बिगड़ेंगी, और भी इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में बिगड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके पेरेंट्स भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं, भांप चुके हैं कि भाई अब जो गाड़ी है वो दिल्ली कब का पीछे छोड़ चुकी है। क्योंकि अमीषा के पेरेंट्स डेफिनेटली अमीषा को लेकर प्रोटेक्टिव थे और पॉजेसिव थे, और कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ को बहुत ही कस के रखा हुआ था। ठीक है, देखिए माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है ना, तो दूसरों को बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, मैंने खुद ने देखा है कि वो बच्चों को जो है उनके दिमाग में पेरेंट्स के प्रति पॉइजन भरते हैं कि यार तेरे फादर तो बहुत कंट्रोलिंग है, तेरा तो तू तो दबा हुआ है, ये है वो है। तो ये सब करते हैं, अपने खुद के बच्चों को तो वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मैं आने वाले समय में बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में भी, लेकिन अभी मैं अमीषा के लिए यही कहना चाहूँगी कि भाई बहुत बुरा लगता है मुझे अमीषा के लिए और अमीषा की फैमिली के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे, जिन बच्चों को माँ बाप पढ़ना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं, समाज में रहना उठना बैठना सिखाते हैं, वही बच्चे जब काबिल होकर अपने ही माँ बाप पे केस कर देते। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है अमीषा को कोई बात बुरी लगी हो सकता है कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा रहा हो, इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप उसने लिया हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब अमीषा को सब कुछ भूल कर जो है अपनी फैमिली की तरफ हाथ बढ़ा लेना चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है उनका पैचअप हो भी गया हो या नहीं हो गया हो, या फिर ये भी हुआ हो कि शायद वैसा वाला पैचअप नहीं हुआ हो, क्योंकि शायद हो सकता है वो जानती हो कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ पैचअप करूँगी तो वो शायद फिर से मुझे चीज़ों के लिए मना करेंगे। क्योंकि कभी कभी आप ना इतनी आगे निकल जाते हो, इतने आपके कदम आगे निकल जाते हैं कि आप चाहकर भी जो है पीछे नहीं मुड़ सकते, और ये शायद मुझे अमीषा के साथ भी लगता है। और देखो अब अमीषा यहाँ पर कोई, अमीषा आज की तारीख में ठीक है गदर 2 बहुत बड़ी हिट ज़रूर हुई है, लेकिन अमीषा को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या होगा, ये तो मुझे अभी तक कोई खासा पता नहीं चला है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि अमीषा कोई बहुत बड़ी फिल्म कर रही है, ये कर रही है। बट डेफिनेटली यस, अमीषा ने भी ये फिल्म शायद यही सोच कर की होगी कि भाई मैंने इस फिल्म से जो है इतनी मकबूलियत कमाई थी तो चलो मैं कर लेती हूँ। और दूसरा ये होता है कि जितनी भी ये सीक्वल्स बनते हैं इसमें एक्ट्रेसेस को नहीं लिया जाता, या ऑलरेडी मार दिया जाता है, एक फ़ोटो में दिखा दिया जाता है। बट थैंकफुली अमीषा को दोबारा से वो जर्नी एक्सपीरियंस करने को मिली जो गदर 1 के टाइम पर उन्होंने करी थी। तो मुझे इस चीज़ के लिए अमीषा के लिए खुशी होती है। लेकिन अब आप लोगों के हाथ में है, मतलब आप लोगों की, मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये मेरा एक छोटा सा एक जजमेंट था अमीषा के लिए, कोई हेट नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं, आप वो लड़कियां जो शायद मुझे सुन रही हों, वो अमीषा की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकती हैं कि भाई क्या इंसान सोच कर आता है बॉलीवुड में और क्या से क्या हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के बावजूद भी, ठीक है आप देखिए नेपो किड्स की भी फिल्में जो है फ्लॉप होती हैं। अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं, अगर मैं ईशा देओल की बात करूं, तो ईशा देओल का भी करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सिवाय धूम को छोड़ के और कुछ उन्होंने धूम नहीं मचाई है। लेकिन अमीषा की तरह ईशा ने क्या किया, ईशा ने शादी कर ली, फैमिली बना ली। वो बात अलग है कि अब वो उनकी फैमिली टूट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीषा के जैसी हालत ईशा देओल की नहीं है। ईशा के पास आज बच्चे हैं, आज एक, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आती है,
तो वो उस लेवल से एक्सप्लॉइट नहीं हो सकी या नहीं हुई या नहीं करने दिया जिस लेवल पर अमीषा हुई है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। देखिए नेपो किड्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, बट उनके लेवल अलग तरीके के होते हैं। वो उस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसते जिस तरह की सिचुएशन में आउटसाइडर लोग फंसते हैं। वो बात अलग है कि अगर आउटसाइडर किसी इनसाइडर का हाथ थाम ले, शादी कर लें, तो वो बात अलग होती है। अदरवाइज तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है आउटसाइडर के लिए सरवाइव करना। अब हर किसी की किस्मत विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा की तरह तो नहीं होती है कि भाई उन्होंने एक बहुत ही सोच समझकर जो है अपने आप को जो एक बहुत राइट प्लेस पर जो है लेकर गई, जहाँ पर अब उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि रह चुकी है, लेकिन हर एक्ट्रेस को ये सब नसीब नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली ये अमीषा की आप एक जर्नी देख सकते हैं। सन 2000 से लेकर सन 2024 अब ख़त्म होने को आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये अमीषा की पूरी जर्नी है। और जिस जर्नी में कम हिट फिल्में हैं और ज़्यादा फ्लॉप फिल्में हैं, और सुकून कम है और बेचैनी ज़्यादा है, पर्सनल लाइफ में हलचल बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसी कोई बड़ी कोई हस्ती अमीषा की कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ कह सके। और जो दोस्त थे उनके साथ भी अब शायद वो उतने टच में नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में तो थी। मान्यता दत्त उनकी काफ़ी साथी मानी जाती थी, काफ़ी बेस्ट बडीज़ मानी जाती थी। जब तक आपने देखा होगा कि जब मान्यता को बच्चे हुए वो तब तक उनके साथ में थी। शायद 2010 तक उनकी फ्रेंडशिप चली। उसके बाद फिर जब आप किसी बड़े नामी आदमी के साथ उठते बैठते हो तो आपको एक लाइमलाइट मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोस्ती इतनी टूट गई कि उसके बाद फिर वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में दिखी नहीं, क्योंकि पहले तो वो फिर दिख जाती थी संजय दत्त के साथ, मान्यता दत्त के साथ, तो एक आपको एक हाइप मिल जाती है। सो बस एक छोटा सा मेरा एक ये था, और होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी, मुझे बहुत पसंद थी। और अगर आप इनके लुक्स देखें तो बहुत अच्छे, इनके जो 2000 सन में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी तब ये बड़ी प्यारी दिखती थी, प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनती थी। अच्छा, इनकी जो फिल्म जो थी ऋतिक रोशन के साथ एक और आई थी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, जो विक्रम भट्ट ने ही बनाई थी, जो सन 2002 में आई थी, जो कहो ना प्यार है का एक तरीके से मैजिक को क्रिएट करने के लिए एक निंजा टेक्निक साबित हुई, क्योंकि फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। मैंने फिल्म देखी थी और बहुत ही ज़्यादा रेगुलर स्टोरी थी और कुछ भी नहीं था फिल्म में जो बिल्कुल लगे। गाने भी ठीक ठाक थे, जो कहो ना प्यार है के गाने थे वो तो आज भी बजते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इनको अपने करियर को गदर 2 ही इनकी एक लौती मात्र फिल्म है जो इतनी बड़ी इतने सालों में इनको हिट मिली है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में ये कोई अच्छी फिल्में करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक पीसफुल लाइफ जिएं। और डेफिनेटली जिस तरह की ये लाइफ जी रही हैं उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, हमें तस्वीरों में एक हंसी दिखती है, महंगी महंगी आसपास चीज़ें ज़रूर दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी डीप डार्क डेप्थ छुपी हुई होती है वो तो ये लोग ही बता सकते हैं। हमारे जैसे लोग भी अपने लेवल पर बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर किसी के क्या चल रहा है वो तो हम नहीं एग्जैक्टली जान सकते। तो खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। और बस कोई हेट नहीं है अमीषा के लिए। मुझे अमीषा बहुत पसंद थी, आज उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं वो अमीषा जो सन 2000 से सन 2000 तकरीबन 6 या 7 तक मुझे अमीषा सही लगती थी। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो इनका रहा है प्रोसेस, फिर तो मेरा इनका कनेक्शन टूट गया, क्योंकि मैंने फिर कोई और इनकी कोई अच्छी खासी कोई बड़ी फिल्म नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने गदर 2 भी नहीं देखी है। तो खैर मेरे जहन में तो हमेशा वही वाली अमीषा रहेगी।
और मुझे तो वैसी वाली ही हमेशा पसंद रहेगी। एंड आई होप कि मैं उन्हें वैसे वापस देख सकूं। इनफैक्ट वैसे नहीं तो थोड़ा भी आसपास अगर मैं देखूं तो मुझे खुशी होगी। तो चलो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।